एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास पे एक गहरा दाग लगाया। एक ऐसा साल जब एक समुदाय बेरहम हिंसा का निशाना बन गया। एक ऐसा साल जब एक पूरा समुदाय अपने निहत्थे बेकसूर लोगों का कत्लेआम देखने को मजबूर हो गया। ये वो साल था जब सिखों के दिलों में नफरत और गम का जहर घोल दिया गया और उनके समुदाय का वजूद को हिला के रख दिया गया। ये कहानी है 1984 के सिख विरोधी दंगों की, या यूं कहूँ तो एक प्लान्ड मैसेकर की, जिसका दर्द आज भी एक पूरी कम्युनिटी महसूस करती है। नमस्कार, मैं इशिका कपूर आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अध्याय की जो आज भी भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक और दहशत भरा हिस्सा बना हुआ है। 1984 का सिख नरसंहार। इस घटना ने न सिर्फ एक समुदाय को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 31 अक्टूबर 1984 जिस दिन हुई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जहां से शुरू हुआ था ये मौत का तांडव। इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या के बाद हुए दंगे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं थे बल्कि टारगेटेड मैसेकर था। इंदिरा गांधी की हत्या का पूरा दोष सिखों पर मढ़ा गया। उस दिन सिर्फ दिल्ली में ही 3000 सिखों की हत्या हुई थी और देश भर में कुल 8 से 10,000 सिखों को मौत के घाट उतारा गया था। आज 30 साल बाद भी ये घाव ताज़ा है और न्याय की लड़ाई जारी है। पर इस कहानी की शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी, बल्कि तब हुई थी जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया था। आइए समझते हैं शुरुआत से। 1984 के दंगों की वजह सिखों और भारत सरकार के बीच राजनैतिक और धार्मिक तनाव था। ये सिखों का स्वशासन की मांग से जुड़ा हुआ था। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के अंत से, जब पॉलिटिकल लैंडस्केप पर सिख सेपरेटिज्म का बोलबाला था, खासतौर पर जरनैल सिंह भिंडरावाले के राइज के साथ, जो एक आतंकवादी नेता था और सिख धर्म को बढ़ावा देने और उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। भिंडरावाले और उसके फॉलोअर्स सशस्त्र विरोध में शामिल थे और उन पर आतंकवाद की कई आरोप थे। जरनैल सिंह और उनके फॉलोअर्स खालिस्तान नाम के एक सिख देश की मांग कर रहे थे। जून 1984 में सिचुएशन तब बिगड़ी जब जरनैल सिंह और उसके आर्म्ड सपोर्टर्स अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छिप गए। तब भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल में छिपे जरनैल सिंह और उसके फॉलोअर्स को निकालने के लिए किया गया था। इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी के जनरल कुलदीप सिंह बरार लीड कर रहे थे। वो सब गोल्डन टेम्पल में छिपे थे, जो सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल है, और भारी हथियारों से भरे आतंकवादियों के साथ मिलकर इसे मजबूत कर रहे थे। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स टेररिस्ट एक्टिविटीज का अड्डा बन गया। भारत सरकार ने गोल्डन टेम्पल से जरनैल सिंह और उसके साथियों को बाहर निकालने के लिए मिलिट्री फोर्स का यूज करने का फैसला किया था। ये ऑपरेशन 1 जून 1984 को शुरू हुआ और 5 और 6 जून को अपने पीक पर था, जब मंदिर पर हमला करने के लिए टैंक और तोपखानों का इस्तेमाल किया गया। इस लड़ाई में कई आतंकवादी और सैनिक मारे गए और मंदिर परिसर को भी भारी नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जरनैल सिंह और कई आतंकवादी तो मारे गए ही, पर इस ऑपरेशन के कारण सिखों में गुस्सा पैदा हो गया, जिनमें से कई ने गोल्डन टेम्पल पर हमले को अपने सबसे पवित्र स्थल का अपमान माना। इससे सिखों के मन में गवर्नमेंट की तरफ काफी नाराजगी पैदा हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तान आंदोलन को तेज कर दिया और पंजाब में कई दशकों तक के विरोध को जन्म दिया। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने इस ऑपरेशन के बदले में हत्या कर दी, जिसके कारण भारत में मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे काले हिस्से की शुरुआत हुई। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:10 पर इंदिरा गांधी अपने आवास से पीएम ऑफिस के लिए निकली, पर गेट पर पहुंचते ही उनके एक बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चला दी और फिर दूसरे बॉडीगार्ड ने भी। उन दोनों ने मिलकर कुल 25 से 30 गोलियां इंदिरा गांधी पे चलाई। 9:32 पे पीएम को एम्स ले जाया गया। इतनी गोलियां लगने के बाद भी उनकी सांसें चल रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। 2:23 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 5:30 बजे राष्ट्रपति ज़ैल सिंह एम्स पहुंचे। तब तक एम्स के बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग नारे लगा रहे थे, खून के बदले खून। देश भर में लोगों के अंदर सिखों के लिए नफरत घोली गई। 2 सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा, इस बात पर बहुत जोर दिया गया।
यहाँ से हुई हमले की शुरुआत। पहला हमला हुआ राष्ट्रपति ज़ैल सिंह पर। उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद हुई हिंसक घटनाओं की शुरुआत। ज़ैल सिंह जी को तो वहाँ से बचा के निकाल लिया गया, पर इसके बाद लोगों ने पूरी दिल्ली की सड़कों पर सिखों को गाड़ियों से खींच कर मारा पीटा। उनकी पगड़ियां जला दी गई। यहाँ तक जो हुआ वो स्पॉन्टेनियस था, अनप्लैंड था। लोग गुस्से में ये सब कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह तक कुछ ऐसा नहीं रह गया। इसके बाद जो भी हुआ सब पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि नरसंहार था। केवल दिल्ली में ही 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। घरों को, बिजनेसेस को और पूजा स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके सबसे बड़ा असर दिल्ली पर हुआ। राजनेता देखते रहे और कुछ मामले में तो उन्होंने भीड़ को उकसाने का काम भी किया। पुलिस भी सिर्फ ऑडियंस बन के देखती रही। परिवार विस्थगित हो गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई और एक कम्युनिटी बिखर गई। बचे हुए लोग बस टुकड़े समेटने के लिए रह गए। 1 नवंबर से 3 नवंबर 3 दिनों तक सिखों पर, उनके घरों, बिजनेसेस और सड़कों पर हमला किया गया। रिपोर्ट से पता चला कि भीड़ को सिख परिवारों की इलेक्टोरल लिस्ट और पते दिए गए थे, जिससे पता चला कि ये सब प्लान था और लोकल नेता और कार्यकर्ता भी इस सब में शामिल थे। नई दिल्ली में हजारों सिखों की बुरी तरीके से हत्या की गई। आदमियों को पीट कर मार डाला गया, आग लगा दी गई या हथियारों से काट दिया गया। सिख महिलाओं का बलात्कार किया गया और उन पर हमला किया गया। अपराधियों ने सिखों के घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को लूटा और नष्ट कर दिया। हिंसा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के बाकी हिस्सों में भी फैल गई। पुलिस के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल होने या निष्क्रिय दर्शक बने रहने का आरोप लगाया गया। कई मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, बीच में बचाव करने से विफल रही और दंगाइयों से सिखों की रक्षा नहीं की। यहाँ तक पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को सिख घरों की तरफ भेजने और पीड़ितों की हेल्प न करने के भी कई मामले सामने आए। अपराधी दशकों तक आजाद घूमते रहे। आई विटनेस के बयानों के बावजूद न्याय से इनकार कर दिया गया। सालों बीत गए पर न्याय नहीं दिया गया। निर्दोषों का खून जवाबदेही की मांग करता है। जब दंगे शुरू हुए थे, क्या किसी गरीब सिख ने सोचा होगा कि कल वो जिंदा नहीं बचेंगे? कईयों को दुख था इंदिरा गांधी की मृत्यु का। लोग चीख रहे थे, हम तो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, पर किसी की सुनी नहीं गई। कई सिखों ने बचने के लिए अपने बाल काट लिए और कभी वापस बढ़ाए ही नहीं। 3 नवंबर 1984 को जब सेना को जमीन पर उतारा गया, तब जाकर नरसंहार खत्म हुआ, पर तब तक एक पूरी कम्युनिटी तबाह हो चुकी थी। इसी दिन इंदिरा गांधी का भी अंतिम संस्कार हुआ और तब तक हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए कमीशन बनी। कई साल तक मामला कोर्ट में चला। हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्याय हुआ या नहीं हुआ ये सब जानते हैं, हम भी और आप भी, लेकिन ये सब इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, कलम की ताकत तलवार की ताकत से कई ज्यादा है। 1984 के सिख नरसंहार का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट में से एक था उन नेताओं का इन्वॉल्वमेंट जो उस समय सत्ता में थे और इस सब में शामिल थे। कई लीडर्स पर भीड़ इकट्ठा करने और उनका संचार करने का आरोप लगाया गया था। हिंसा के गवाहों और बचे लोगों ने गवाही दी कि उन नेताओं ने भड़काऊ भाषणों से भीड़ को उकसाया और सिखों पर हमले में सीधा भाग लिया। हालांकि दशकों तक आरोपी नेताओं ने या तो इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया या उन्हें बहुत कम सजा मिली, जिससे सिखों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ गया। दंगों के बाद के सालों में जांच के लिए कई जुडिशियल कमीशंस और इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, लेकिन विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाया। साल 2000 में नानावटी कमीशन ने कंक्लूड किया कि कई नेताओं के खिलाफ एविडेंस थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्लो होने की वजह से मेन लीडर्स के अगेंस्ट मुकदमा नहीं चलाया जा सका। पिछले कुछ सालों में कई दंगों के मामलों को फिर से खोला गया और फिर से सुनवाई की गई, जिससे कुछ लोगों को सजा भी हुई। जैसे 2018 में नेता सज्जन कुमार को दंगों में उनके रोल के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि कई पीड़ित कहते हैं कि न्याय में देरी हुई है और सिर्फ कुछ अपराधियों को ही दोषी ठहराया गया है। 1984 का सिख नरसंहार भारत के इतिहास का एक ऐसा कालिक भरा पन्ना है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये घटना न सिर्फ हिंसा का एक कलंक है, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जो अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। यह पहला गाँव 1984 में सिख समुदाय को दिया गया।
लेकिन ये घाव सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं था, ये पूरा देश का घाव बन गया जो अब तक नहीं भर पाया है। जहाँ हमने दंगों के अपराधियों को सजाएं मिलते हुए देखा है, वहीं कई लोगों के लिए सही न्याय अब तक दूर है। लेकिन असली न्याय तब होगा जब हर एक जिम्मेदार इंसान, हर एक दुष्ट मानसिकता को इस देश से खत्म किया जाएगा और पुराने घाव को भरने के लिए एक सही और ईमानदार कोशिश की जाएगी। सिर्फ तब भारत अपने अतीत के इस दर्दनाक अध्याय से उभर कर एक नए भविष्य की ओर आगे बढ़ पाएगा। एक ऐसा भविष्य की जहां सुलह, एकता और समानता का प्रतीक हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।